हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, जो कि इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल, मतलब हम जिससे कह सकते हैं कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर टू बी प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो रिवोल्ट ऑफ 1857 ही वो एक वाटर शेड मूवमेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट हम कह सकते हैं, या मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं, जिससे कि हमारे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई होती है उसको एक रास्ता तय करने में एक लाइन बनाता है। खासकर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये एक डिवाइडिंग लाइन है, यानी कि 1857 से पहले और 1857 के बाद अंग्रेज़ों के 190 साल के शासन में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है। अगर हम इसकी बात करें तो चलिए हम बिना किसी उसके देरी के शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम ये समझने वाले हैं कि जो ये 1857 की क्रांति होती है वो उसकी हिस्टोरियोग्राफी क्या रही है, फिर उसके बाद हिस्टोरियोग्राफी के बाद उसके पीछे रीज़न क्या है, फिर उसके बाद रीज़न्स में हम और चीज़ देखेंगे कि इसके जो जैसे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट्री हो गया, एलियन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल हो गया, एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट हो गया, फिर सिपाहियों के बीच में नाराज़गी हो गई, थ्रेट टू रिलीजन हो गया। तो ये कुछ रीजंस हैं, 4-5 रीजंस हैं। फिर इसके बाद हम इसके शुरुआत और इसके फैलाव को बात करेंगे, और फिर बात करेंगे इसके डिक्लाइन के ऊपर, और ये क्यों डिक्लाइन किया उसके ऊपर भी बात करेंगे, और डिक्लाइन होने के बाद भी इसका क्या इम्पैक्ट रहा उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर हम इसकी शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हम इसके थोड़े से भूमिका ले लेते हैं कि जो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज क्राउनिंग अचीवमेंट इन इंडियाज लॉन्ग फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इट कंसिस्टेड ऑफ tumultuous events in history of India, which started in Meerut on 10 May 1857, quickly spread through north and central India, totally uprooting the British rule from a vast territory। तो 10 मई 1857 को मेरठ शहर से शुरू होने वाला ये बगावत पूरे उत्तर और मध्य भारत में के एक बड़े क्षेत्र में अंग्रेज़ों की हुकूमत को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का एक इवेंट से शुरू होता है। अब अगर हम इसकी हिस्टोरियोग्राफी पे अगर बात करते हैं तो उससे पहले एक बहादुर शाह की एक बहुत ही फेमस शेर है कि गाजियों में जब तलक पूर रहे ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी शमशीरें हिंदुस्तान की। जब 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था और अगले दिन वो दिल्ली की तरफ आते हैं और बहादुर शाह जफ़र को, यानी इसको अपना बादशाह घोषित करते हैं, तब ये बहादुर शाह अपने कॉमरेड्स को, अपने सैनिकों को मोटिवेट करते हुए ये लाइन कहता है। अगर हम इसकी हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बात करें तो most of the history written in the second half of the 19th century on this issue were from British colonial perspective, which generally restricted the Great Revolt to mutiny, viewed it as a conspiracy by religious zealot and characterized it as a sectarian, uncivilized and barbaric। यानी कि कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो ये कहता है कि ये जो इस दौरान की जो ज़्यादातर इतिहास लिखा गया है उसमें इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 के महाविद्रोह को एक साजिश बताया गया है, एक कट्टरपंथियों की साजिश बताया गया है, धार्मिक कट्टरपंथियों की साजिश बताया गया है। इसके अलावा ये उनकी नज़र में ये एक अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य और बर्बर लोगों का एक विद्रोह था। J.W. काय और G.B. मैलेसन जैसे इतिहासकारों ने इसे
उनके शब्दों में अगर बात करें तो दे पोर्ट्रेड इट एज अ ब्रॉडर एंड कोऑर्डिनेटेड कॉन्स्पिरेसी हैज्ड एट वेरियस लेवल, यानी हर स्तर पर, विभिन्न स्तर पर एक वेल प्लान्ड और एक विविध तरीके से और एक बड़े स्तर पर एक ये कॉन्स्पिरेसी थी। उनके हिसाब से ये जो विद्रोह था ये एक धार्मिक कट्टरपंथी और जो पंथ, मतलब एक तरीके से ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, उसके हिसाब से था। इनका ये भी मानना था कि जो भारतीय थे वो निर्दयी और विश्वासघाती थे। तो कुल मिला के इनका मानना था कि ये जो मतलब कॉलोनियल पर्सपेक्टिव का ये मानना था कि ये जो 1857 का विद्रोह था वो एक साजिश थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। अगर हम नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें तो सर सैयद अहमद खान इसमें पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ों की इस विचारधारा को काउंटर करने का काम करते हैं, और वो इस मामले में थोड़े से गहन अध्ययन की बात करते हैं। कि उनका कहना था कि जो 1857 का महाविद्रोह होता है, उनकी एक किताब थी अशवाब ए बगावत हिंद। उस किताब में ये कहते हैं कि ये इसे सिर्फ मुसलमानों की या हिंदुओं की साजिश कहना इस इनकलाब की साथ जस्टिस नहीं है, इसके साथ इंसाफ नहीं है। अगर इसको हमें समझना है तो हमें ये जानना होगा कि ये जो 1857 का जो महाविद्रोह होता है, इसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से सालों से जो यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनके जो भी सालों से जो कंसर्न थे, उनके जो गुस्से थे, वो गुस्सा इस बार फट पड़ा है। तो ये कहना कि इसे सिर्फ एक साजिश करार देना ये बिल्कुल सही नहीं है। फिर बाद में 1909 में वी.डी. सावरकर ने जो औपनिवेशिक विचारधारा थी उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं और कहते हैं कि ये एक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थे, यानी कि वो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का खिताब देते हैं। वहीं दूसरी एक और राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं जिनका नाम है R.C. मजूमदार। उनके हिसाब से बात करें तो ये ना तो स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही एक सिपाही म्यूटिनी यानी कि सिपाहियों का विद्रोह, बल्कि ये इन दोनों के बीच की कहानी थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ज़्यादातर तो कॉलोनियलिस्ट इसको बहुत ही अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, लेकिन एक और नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है जिनका नाम है ताराचंद। वो कहते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ एन एफिट ऑर्डर टू रिकवर इट्स डिपार्टेड ग्लोरी, यानी कि ताराचंद कहते हैं कि ये जो 1857 का महाविद्रोह हुआ था, अपने जो खोए हुए गौरव था उसको पुनः वापस हासिल करने का एक आखिरी और सीरियस अटेम्प्ट मालूम पड़ता है। इसके अलावा अगर हम रिविजनिस्ट पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो इसमें नाम आता है रुद्रांशु मुखर्जी, रंजीत गुहा और S.B. चौधरी। तो इनका फोकस रहता है कि ये जो 1857 का जो महाविद्रोह रहता है वो एक पॉपुलर रिबेलियन रहता है, मतलब इसमें लोगों के जो कंसर्न रहते हैं, लोगों की जो नाराज़गी रहती है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने इसका इतिहास लेखन देख लिया कि इस 1857 का जो महाविद्रोह हुआ था वो उसके पीछे क्या कि विभिन्न स्कॉलर्स ने क्या क्या कहा है। अब हम इसके रीजंस के ऊपर आते हैं। तो रीजंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला रीज़न आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्री एंड अदर ग्रुप्स, यानी कि किसानों का शोषण। होता क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ द रिवॉल्ट वाज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण। क्या होता है कि 1757 में जब
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी पे कब्ज़ा करती है तो वो बड़ी बेरहमी से भारत के सभी तबके को अपने जो कंपनी के शेयर धारक रहते हैं उनको डिविडेंड देने के चक्कर में यहाँ पे बेहिसाब लूट खसोट मचाती है। इसे डॉक्टर शशि थरूर ने प्लासी ब्लंडर या प्लासी लूट कहा है, प्लासी की लूट कहा है। वहीं कई सारे इतिहासकारों का नाम आता है, जैसे उनके हिसाब से अगर बात करें तो वो रॉबर्ट क्लाइव को एक जैसे कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव एक की इंस्ट्रूमेंट था जिसने प्लासी ब्लंडर को अंजाम दिया था। इसके अलावा हम बात करें तो व्यापार में जो है 18वीं सदी के शुरुआत मतलब मध्य उत्तरार्ध में यहाँ पे क्या होता है कि व्यापार के मामले में यहाँ पे पूरी तरह से बंगाल में एक तरीके से मोनोपोली हो जाती है, अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली हो जाती है। तो इससे यहाँ के जो आर्टिज़न रहते हैं, यहाँ के जो बुनकर रहते हैं, तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा शोषण होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से फिर इसके अलावा वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया इजारेदारी की बात कर लें, फिर चाहे बात कर लें हम कॉर्नवालिस के जो लाया गया था स्थायी बंदोबस्त का, या फिर महालवाड़ी और रैयतवाड़ी सिस्टम था। तो इन सभी दस्तूरों की वजह से किसानों का बेहिसाब शोषण हुआ और जो ज़मींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो किसान थे उनसे मतलब उनसे उनकी हैसियत और उनकी क्षमता की ज़्यादा उनसे पैसा वसूला गया। इस वजह से ये जो गरीब किसान थे ये दिखुओं यानी कि महाजनों और साहूकारों के कब्ज़े में आने लगे धीरे धीरे। इससे क्या होता है कि ये इससे कर्जा ले लेते हैं ताकि कंपनी को वो दे सकें, रेवेन्यू दे सकें। और इनका जो कर्जा, इन साहूकारों का और कर्जा जो होता था वो ऐसा होता था कि वो मकड़ जाल की तरह होता था। यानी आप इसको अगर ले लिए तो फिर आप इनके जो ब्याज का जो इनके सूद का जो चक्र होता था वो फिर आप उससे नहीं छूट पाते थे। तो इस वजह से वो उनकी किसानों की दुर्दशा और बढ़ती गई। फिर अगर बात करें दूसरा रीज़न, तो दूसरा रीज़न था आपका एलियन कैरेक्टर ऑफ कंपनी रूल, यानी कि कंपनी का जो चरित्र था वो विदेशी था। मतलब सबसे पहला तो रीज़न ये था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टू इंडियन सिपाहीज, मतलब ये भारत में आ जरूर गए थे, यहाँ से पैसा जरूर निकाल रहे थे, लेकिन ये यहाँ के जो भारतीय थे उनको बड़ी नीची नज़रों से देखते थे। और इनका ये मानना था कि जो भारतीय हैं वो कहीं ना कहीं वो रेशली यानी कि निर्जातीय रूप से इनसे काफ़ी नीचे हैं। तो इसलिए ये इनका मानना था कि इनकी जो जाति है यानी कि अंग्रेज़ों की जो निर्जाति है, स्पीसीज़ है, वो सर्वश्रेष्ठ है और भारतीय एकदम मतलब काले कलूटे हैं, इनको कुछ आता जाता है नहीं, और ये लोग पाखंड और अंधविश्वास में मुक्तिया लोग हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे जो शासक वर्ग और शासित वर्ग है उनके बीच में जो रिश्ता होता है वो और ख़राब हो जाता है, और उनसे मतलब और फिर ये चीज़ें जो है ये नाराज़गी और बढ़ती जाती है। इसका दूसरा पहलू हमें समझ में आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ रेवेन्यू टू स्नैच वेल्थ। मैंने पहले ही बता दिया है कि किस तरीके से ये किसान वर्ग और अन्य वर्ग का शोषण करते हैं। और तीसरा है कि प्रबुद्ध भारतीय जनों को ये जिनके पास बुद्धि है उन्हें बाकायदा मौका नहीं दिया जाता है, यानी कि उनसे अवसर छीन लिया जाता है कि प्रगति करने का उनके शासन में। फिर तीसरा आता है एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। लॉर्ड डलहौजी के दौर में कई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कई सारे जो देसी राज्य थे उनका
जहाँ पे उनका मतलब नेचुरल हायर नहीं था, यानी कि उनके खुद के जो संतानें नहीं थी, उनके राज्य को डलहौजी ने अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मतलब अपने डोमेन में ले लिया था धीरे धीरे करके। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सतारा का जो मराठा राज्य था उसे 1848 में ले लिया गया था। जैतपुर जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है, अगले साल 1849 में कब्जा कर लिया गया था। उसी साल उड़ीसा के संबलपुर में भी कब्जा किया गया और शिमला में भगत नाम के पहाड़ी राज्य को 1850 में कब्जा किया गया। उसी तरीके से 1851 में पेशवा बाजीराव सेकंड के जो पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो राज्य था उसे भी कब्जा कर लिया गया और 1853 में झांसी को और 1854 में नागपुर के भोसले के राज्य को कब्जा कर लिया गया। उनके इस नीति का शिकार कर्नाटक का नवाब और तंजौर का राजा 1855 में भी हुए। तो इस तरीके से उनकी इस नीति के तहत जो है कंपनी को 40 लाख पाउंड की बरामदगी हुई और इसके अलावा 2,20,000 स्क्वायर माइल का जो एरिया है वो इनके कब्जे में आ गया। इसके अलावा पंजाब में सिखों के राज्य को भी कब्जा कर लिया गया और अवध का जो राज्य था वो 1856 में, बावजूद इसके कि वहाँ पे उनका वारिस था, फिर भी इसको कब्जे में ले लिया गया। और इसका वजह ये दिया उन्होंने कि यहाँ पे जो मिस गवर्नेंस चल रहा है, यहाँ पे जो शासन प्रणाली है वो ठीक ढंग से हो नहीं रही है। तो इसलिए इनका तर्क ये था कि ये जो है अवध को कब्जे में ले लेते हैं। तो ये एक बहुत ही रिस्की काम था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि बंगाल की जो फौज थी, बंगाल की जो सेना थी, उसमें 3/4 जो सैनिक थे वो अवध से ही आते थे। तो ये इससे स्थिति काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक बन गई थी। तो ये तो अनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट हो गया। फिर डिसकंटेंट अमंग सिपाहीज की बात करें तो सिपाहियों के बीच में जो नाराज़गी थी उसकी अगर बात कर लें तो 1857 में बात करें तो अंग्रेज़ों की कुल फौज में 3,10,000 भारतीय सिपाही थे और ये उनकी भारत में जो अंग्रेज़ों की मौजूदगी थी उसका लगभग 7 गुना थे। इसमें भी अगर बात करें तो बंगाल आर्मी, बम्बई आर्मी और मद्रास आर्मी, इन तीनों में बंगाल आर्मी ही सबसे ज़्यादा बड़ी थी। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होमोजेनस टाइप का रहता है। तो इस होमोजेनस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें जो है इस होमोजेनस स्ट्रक्चर में उच्च जाति के जितने भी लोग रहते हैं, जैसे राजपूत हो गए, भूमिहार हो गए, ब्राह्मण हो गए, तो ये इन्हें रिक्रूट किया जाता था क्योंकि इनका मानना था कि ये काफ़ी फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते थे और मिलिट्री के लिए ऐसे लोग सही थे। 1815 में क्या होता है कि 1815 तक उस आर्मी में जो है ऑलमोस्ट 4/5 यानी कि 5 का चौथा हिस्सा जो है वो इसी से आते थे, इसी जाति से आते थे। 1842 तक ये स्थिति हालांकि थोड़ी बहुत बदली थी, लेकिन फिर भी 2/3 इनकी मौजूदगी अभी भी थी। तो ये सारी स्थिति थी। अब इनका कंसर्न क्या था? तो इनका कंसर्न ये था कि जो भारतीय सिपाही होते थे उन्हें सूबेदार के रैंक से ऊपर इन्हें दिया ही नहीं जाता था। उन्हें बहुत ही कम पैसा दिया जाता था और उन्हें लगातार ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्हें वो किया जाता था, मजबूर किया जाता था। इसके अलावा जो हिंदू होते थे जिन्हें समुद्र पार करने की मनाही थी, उन्हें 2000 किलोमीटर का समुद्र पार करने के लिए पहले एंग्लो बर्मा वॉर में भेज दिया गया 1824 में। फिर उसी तरह से जो मुस्लिम थे उन्हें अपने सहधर्मियों के खिलाफ पहले एंग्लो अफगान वॉर में 1839 और 42 में भेज दिया गया। इससे उनके बीच में जो नाराज़गी थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी और
ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर दी अंग्रेज़ों के लिए। रिलीजियस कॉज की बात करें तो लिखा है कि ना ईरान ने किया ना शाह रूस ने, अंग्रेज़ों को तबाह किया कारतूस ने, बहादुर शाह जफ़र शहंशाह हिंदुस्तान। तो उसने उसकी ये जो लाइन है ये आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि ये यही जो धार्मिक कारण भी था और यही एक ट्रिगर मूवमेंट भी था। यानी कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि अंग्रेज लगातार टाइम टू टाइम, पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करें हम, या फिर रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1851 की बात करें, तो इनके ज़रिए जो है वो यहाँ के जो धार्मिक पद्धति थी, यहाँ के जो धार्मिक प्रथा थी, उसमें लगातार इनका दखल बढ़ते जा रहा था। और फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत ये भी हुआ कि भारत में जो मिशनरी गतिविधि थी उनकी भी तेज हो गई। तो वो आते थे और यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्हें कन्वर्ट करने का काम करते थे। तो इससे क्या होता था कि यहाँ की जो जनता थी उनमें एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा मतलब नाराज़गी बढ़ने लगी। और 1820 तक आते आते उनके इस धार्मिक मामले में दखल की वजह से यहाँ के जो ऑर्थोडॉक्स तबका यानी कि रूढ़िवादी तबका था वो इससे बिल्कुल नाखुश हो गया था। तो वो यही कारण बना कि जब 1857 की शुरुआत में ये अफवाह फैली कि जो अंग्रेज़ों ने जो नया न्यू इनफील्ड राइफल कारतूस के रूप में लाया है उसमें जब गाय और सूअर की चर्बी मिली है और इसे दांत से काट के फिर इस्तेमाल करना है, तो इस पे जो यहाँ के सिपाही थे वो भड़क गए और उन्हें लगा कि इससे उनका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो सकता है, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके अलावा एक भविष्यवाणी भी हुई थी जिसके तहत ये तय हुआ था कि जो अंग्रेज़ों का शासन है वो 100 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अंग्रेज़ों का जो शासन जो 1757 में शुरू हुआ था वो 1857 में ख़त्म हो जाएगा। तो ये फैक्टर भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर साबित हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 का महाविद्रोह करने के लिए। अब हम इसके शुरुआत और इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो 29 मार्च को क्या होता है कि एक मंगल पांडे नाम का एक सैनिक रहता है जिसकी फ़ोटो यहाँ पे लिखा है बना है, वो बैरकपुर में क्या करता है कि वो विद्रोह का झंडा खड़ा कर देता है और वो जो है यहाँ पे जो है अपने अंग्रेज़ अधिकारी पे हमला कर देता है और फिर इसे कैद में डाल दिया जाता है और 6 अप्रैल को इसे फांसी पे लटका दिया जाता है। तो इससे जो है सैनिकों और उनके अंग्रेज अधिकारियों के बीच में जो फासला है, मतलब जो अविश्वास की भावना है वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। फिर 24 अप्रैल को क्या होता है कि 85 सोल्जर जो है मेरठ में ये नई इनफील्ड जो राइफ़ल का कार्टेज होता है उसका इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं और इसलिए उन्हें बंदी बना लिया जाता है। 10 मई को क्या होता है कि मेरठ में ही भारतीय सैनिक जो रहते हैं, जो बाकी भारतीय सैनिक रहते हैं जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है, वो बगावत कर देते हैं और वो यहाँ के जो मतलब यूरोपीय ऑफिसर रहते हैं उसकी हत्या कर देते हैं और जितने भी बंदी रहते हैं उनको छुड़वा के फिर दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं और पहुँचते हैं अगले दिन जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी दिल्ली छावनी में वहाँ के जो भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर वहाँ के भी यूरोपियन जो ऑफिसर रहते हैं उनको मार के उन्हें भगा देते हैं दिल्ली से। और इसके बाद वो दिल्ली के लाल किले में आते हैं और बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान के खिताब से नवाजते हैं। इसके बाद ये खबर आग की तरह पूरे भारत में फैल जाती है। अब अगर हम बात करें नेताओं के और जहाँ जहाँ विद्रोह थे, तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जनरल बख्त खान था जो इस लीडरशिप को लीड कर रहा था। ये अलग बात है कि दिल्ली में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र रूल कर रहा था, लेकिन लीडर दिल्ली का जो है बख्त खान था। कानपुर में बात करें तो नाना साहेब, तांत्या टोपे और अजीमुल्ला खान थे। ये दूसरी फ़ोटो अजीमुल्ला खान की है और ये नाना साहेब हैं। तो ये जो है कानपुर में थे।
झांसी में बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ये दोनों की असली फ़ोटो है। यानी कि ये तात्या टोपे की फ़ोटो तब खींची गई जब उन्हें कैद कर लिया गया था। यहाँ पे आप हथकड़ी भी देख पा रहे होंगे, और ये उनकी मृत्यु से पहले की फ़ोटो है। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह और जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह, जो कि आरा के शासक थे, यानी बिहार के। इसके अलावा लखनऊ में बेगम हजरत महल भी विद्रोह का झंडा संभाले पड़ी थी। अब हम इसके अगर डिक्लाइन की अगर बात करें तो लगभग 1 साल तक पूरे नॉर्थ इंडिया पे, उत्तर भारत पे कब्जा करने के बाद क्या होता है कि वो 1858 तक आते आते वो अपना असर या अपना दबदबा उनका ढीला पड़ने लगता है। होता क्या है कि 1858 में दिल्ली पे कब्ज़ा होने लगता है ब्रिटिश का, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब समझना नहीं चाहिए कि यहाँ से विद्रोहियों का पतन होने लगता है, क्योंकि दिल्ली जो था, मतलब दिल्ली तो सिर्फ एक कमज़ोर कड़ी थी। कमज़ोर कड़ी मतलब दिल्ली एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कब्ज़ा तो कर लिया, लेकिन आप ये समझ नहीं सकते कि दिल्ली में कब्ज़ा होने के बाद भी आप विद्रोहियों के मनोबल को तोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया थे जैसे कानपुर हो गए, झांसी हो गए, बांदा हो गए, आरा हो गया, इसके अलावा मथुरा हो गया, पंजाब हो गया। बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पे विद्रोही इतने लगातार हमला कर रहे थे और उनके साथ अंग्रेज़ों का भीषण संघर्ष चल रहा था, और मतलब बहुत ज़्यादा खूनी लड़ाई हुई थी, तब जाके अंग्रेज़ों को एक जगह पे धीरे धीरे कब्ज़ा करने में उनका वो हुआ था। और 1858 के आखिर में और 1849 के 59 के शुरुआत तक आते आते हमें विद्रोह के शांत होने का कुछ असर देखने को मिलता है, और मार्च 1889 मतलब 1859 तक आते आते हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अंग्रेज जो है मतलब विद्रोह को दबाने में सफल रहे। अब इसके अगर हम रीज़न पे जाएं कि ये आखिर फेल्योर क्यों हुआ है, वाई इट फेल्ड, तो बहुत 3 बेसिक रीज़न इसके पीछे बताए जाते हैं। पहला रीज़न है लैक ऑफ यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, यानी जो संगठन था वो एकीकृत नहीं था, और जो इनका प्रोग्राम और इनकी विचारधारा थी वो भी अलग अलग थी। होता क्या है कि कोई केंद्रीय स्तर पर कोई भी यूनिफाइड कमांड हमें देखने को नहीं मिलता है। हालांकि हर जगह पे अपने अपने लीडर जो रहते हैं वो मुग़ल बादशाह के प्रति अपने वफादारी जाहिर करते हैं, लेकिन वास्तविकता में उन्हें जो करना रहता है वो वही करते हैं। जैसे हम बात करें तो अवध में जो है बिरजिस कादर का राज था, लेकिन वो जो है उसे बेगम हजरत महल चला रही थी, और लेकिन अगर माना जाए तो इनका एक्चुअल कंट्रोल भी जो है वो तालुकदारों पे इतना नहीं था, वो बहुत कमज़ोर था। और तो तालुकदार जो यहाँ के होते थे अवध के, वो उनका विद्रोहियों पे काफ़ी मजबूत पकड़ थी। इसके अलावा ऐसी भी खबर आ रही थी कि मौलवी अहमदुल्ला शाह जो चिन्हट और फैज़ाबाद में एक्टिव था, वो जो है अवध के नवाब और वहाँ की रानी को बदल के वहाँ का तख्ता पलट करना चाहता था, और उसने प्रयास भी किया था 1857 के दिसंबर और जनवरी महीने में। तो ये ऐसा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी द एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट वर वेरी हाई एंड प्रोवाइडेड द रैलिंग पॉइंट फॉर द रेसिस्टेंट फोर्सेस। तो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट तो यहाँ पे था। तो ये तो चीज़ थी, लेकिन दूसरी चीज़ ये थी कि लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सम ग्रुप्स। तो 2 ऐसे समूह थे जहाँ से अंग्रेज़ों को भारतीयों को इस विद्रोह में समर्थन नहीं मिला। वो 2 समूह थे जो व्यापारी वर्ग थे, यानी कि जो साहूकार लोग थे। साहूकार लोग क्या ही इनका सपोर्ट करते, क्योंकि साहूकार लोग तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, वो उनके कठपुतली थे। वहीं दूसरे लोग थे वो पढ़े लिखे मध्य वर्ग लोग थे। इनकी सहानुभूति ज़रूर थी,
1857 के जो क्रांतिकारी थे, इन सहानुभूति तो इनके साथ थी, लेकिन बात ये है कि ये इन्हें लगता था कि ये जो है 1857 जो हो रहा है, ये विद्रोह जो हो रहा है, ये पुरानी व्यवस्था को कायम करने के लिए है, जो कि ठीक नहीं है, उसे बदलना हो। नई व्यवस्था के तहत ही हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई कर सकते हैं। तो ये इनका था मानना। अगर हम तीसरे कारण पे आए, यानी मिलिट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी साम्राज्य इस समय अपने पूरे चरम पर था, और वो ऐसा हम कही नहीं सकते कि उसके पास पैसों की और धन की कोई कमी रही होगी, मानव संसाधन की। तो उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, और इसी वजह से उसका विद्रोह का दबाना आसान हो गया था। अब अगर हम बात करें इसके प्रभाव की, यानी इम्पैक्ट की, तो इम्पैक्ट के रूप में हम बात कर सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है, वो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, उसके तहत इसको बदल दिया गया, और वहाँ पे कंपनी रूल की जगह क्राउन रूल आ गया। यानी कि अब रानी का मतलब ब्रिटेन के ताज का शासन होगा भारत पे। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो पोस्ट है वो बनाया गया। गवर्नर जनरल के पद को वाइसराय से बदल दिया गया, और वाइसराय रानी का एक प्रतिनिधि रहेगा। भारतीय राज्यों को हड़पने का और जो पॉलिसी था उसे बंद कर दिया गया, और धार्मिक मामलों में भी दखल देने की जो पॉलिसी थी उसे भी हटा दी गई। इसके बाद एक चीज़ महत्वपूर्ण हुई कि जो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल था, यानी कि फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, वो और ज़्यादा तेज़ हो गई, और ये जो है समाज के हर तबके में इसे फैलाया गया, हर तबके में इसे अप्लाई किया गया, और इसका अल्टीमेट असर ये हुआ, इसका ये आखिरकार इसका असर ये हुआ कि भारत का इसका विभाजन हो गया। तो अब हम इसके आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।